Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। बच्चों याद रखना, कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए ऐसे एटम्स चाहिए रहते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ ज्यादा डिफरेंस हो नहीं। लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले अगर एटम है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में तुम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली सेम है, तो ये हाइड्रोजन की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी इसकी भी है। और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन इन लोग एग्जैक्टली बराबर से बीच में शेयर करेंगे। ठीक है, बीच में होगा इलेक्ट्रॉन, ना तो ज्यादा इसकी तरफ होगा ना तो ज्यादा इसकी तरफ होगा, एग्जैक्टली बीच में होगा। और इलेक्ट्रॉन एकदम सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे ही क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का भी बॉन्ड देखो, क्लोरीन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लेकिन सामने वाला भी तो क्लोरीन ही है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर इन दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बॉन्ड के सेंटर में दिखेंगे तुम लोग को लोकेटेड। ना तो इसकी तरफ 1 इंच ज्यादा रहेंगे ना तो इसकी तरफ थोड़ा भी किधर पे भी शिफ्ट नहीं होंगे, एग्जैक्टली सेंटर में जब बॉन्ड होता है तो मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होता। और ऐसे मॉलिक्यूल को नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्ड है उस पे उसके आसपास कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग एक बॉन्ड ऐसे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऐसे दो एटम्स के बीच में बनाते हो जिनके बीच में लार्ज डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जैसे H और Cl, इनके बीच में तुम लोग देखोगे बच्चों तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 2.2 होती है और क्लोरीन की लगभग 3 के आसपास होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। तो जब कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस होता है, डू यू थिंक कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बॉन्ड के बीच में होंगे? ऐसा लगता है क्या तुम लोग को इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे नो एग्जैक्टली? सर। किसकी तरफ ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन की तरफ मोर ज्यादा होगी सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर लेने के वजह से इस क्लोरीन के आसपास इलेक्ट्रॉन का क्राउड बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की क्राउड बढ़ने की वजह से क्लोरीन अपीयर होगा डेल्टा नेगेटिव, अपीयर होगा नेगेटिव। है नहीं वो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है उसने, इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। और इसलिए मैं इसको कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं दे रहा हूं, डेल्टा नेगेटिव, इस सिंबल को डेल्टा बोलते हैं। इस डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल, पार्शियल नेगेटिव चार्ज दे रहा हूं। ठीक है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। वैसे इस हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा बच्चों? डेल्टा पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज आ रहा है हाइड्रोजन से? क्योंकि उसके पास से इलेक्ट्रॉन हट गए और इलेक्ट्रॉन का क्राउड जो था वो कम हो गया, जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है डोमिनेट करेंगे। तो पहले जब कभी भी इलेक्ट्रॉन, जब कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे दो एटम के बीच में बन रहा था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम थी, तो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं हो रहे थे, बिल्कुल मूव नहीं हो रहे थे और कोई चार्ज सेपरेट नहीं हो रहा था। लेकिन जब कभी तुम लोग एक कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे दो एटम के बीच में बनाते हो जिसके बीच में लार्ज डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है और पार्शियल नेगेटिव और दूसरा पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। तो बॉन्ड के आसपास दो पोल्स डेवलप हो गए ना बच्चों, है कि नहीं? चार्ज का सेपरेशन हो गया ना। दिस सेपरेशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? पोलराइजेशन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो चार्ज सेपरेट हो जा रहे हैं मॉलिक्यूल पे, इस सेपरेशन ऑफ चार्ज को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बच्चों पोलराइजेशन। और जो कंपाउंड के ऊपर पोलराइजेशन होता है उस कंपाउंड को पोलार कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात बच्चों? पोलार कंपाउंड्स में पोलार कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। क्या होता है पोलार कंपाउंड्स, क्या होता है पोलार कोवलेंट बॉन्ड, क्या होता है पोलराइजेशन? क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? Yes, sir. यस सर। तो बच्चों ये पोलराइजेशन जो है बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक बच्चों ये मॉलिक्यूल पे ये चार्ज डेवलप हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से हुआ ना। तो पोलराइजेशन को क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोल सकता हूँ या फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोल सकता हूँ क्या? यस सर। यस। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है तुम लोगों के लिए। मॉलिक्यूल में कोई भी इफेक्ट अगर इस वजह से पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट या फिर मूवमेंट की वजह से पैदा होता है, तो उस इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। एनी इफेक्ट that arises in organic compound due to displacement or movement of shared pair of electron, such an effect is called electronic effect.
क्या बात समझ में आ गया? डेफिनेशन क्लियर है बच्चों सभी को? फॉर एग्जाम्पल अभी ऊपर मैंने पढ़ा है ना तुम लोग को, पोलराइजेशन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी एक एग्जाम्पल है। याद रखना बच्चों, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, ये 3 स्टार्टिंग के हैं: इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। ये मॉलिक्यूल में परमानेंटली होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर रहेंगे, मॉलिक्यूल जब तक एग्जिस्ट करेगा तब तक ये इफेक्ट उस मॉलिक्यूल में रहेगा। टेम्पररी नहीं है, थोड़ी देर के लिए नहीं हो रहा है, हमेशा जब तक मॉलिक्यूल है तब तक ये इफेक्ट है उसके अंदर। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो टेम्पररी इफेक्ट है, जो आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाता है। ठीक है, इन आर्टिफिशियली इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराया जाता है। जबकि इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ये नेचुरली मॉलिक्यूल में होता है और परमानेंटली होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? जो ऊपर मैंने पोलराइज किया ना बच्चों सिग्मा बॉन्ड को, वही पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड सभी को पता है ना, सिग्मा बॉन्ड पढ़ाया हुआ है तुम लोग को स्टार्टिंग के क्लास में, क्या सभी यस को पता सर, है? यस सर। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जो होते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इट इज नथिंग बट पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेस, separation of charges around sigma covalent bond due to displacement of electron towards more electronegative atom bonded through sigma covalent bond। तो जब जब कभी भी तुम लोग का कोई एक सिग्मा बॉन्ड होता है और ऐसे दो एटम के बीच में बना है, ऐसे ऐसे एटम्स के बीच में ना जिसमें एक कार्बन है और एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जब कभी भी तुम लोग का इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की थ्रू तरफ को मूव करके बॉन्ड को पोलराइज कर रहा है, बॉन्ड पे चार्ज जनरेट कर रहा है, तो उसी चार्ज के जनरेशन के इफेक्ट को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। समझ में आ रही है बात? दो तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं बच्चों जो कार्बन से बॉन्ड बनाए, एक जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसे कि क्लोरीन, और एक जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसे कि लिथियम। जब कभी भी कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम से बॉन्ड बनाता है, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन से दूर चले जाते हैं, क्योंकि सामने वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो उसको खींच लेता है अपने पास, और इस वजह से कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव मतलब पार्शियल पॉजिटिव और सामने वाले पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करते हैं, उस ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर माइनस आई ग्रुप, नेगेटिव आई ग्रुप। ठीक है, और जब कभी भी कार्बन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम से बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन उस एटम से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, क्योंकि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अब इनमें से? कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि लिथियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बताओ बच्चों जरा। कार्बन। कार्बन ज्यादा कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, और इस प्रैक्टिस में उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और लिथियम पे डेल्टा पॉजिटिव। तो ऐसा नहीं लग रहा बच्चों लिथियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है? यहाँ पे लिथियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है। तो क्योंकि लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं इसको। समझ में आ रही है बात? और या फिर प्लस आई ग्रुप। क्या आप माइनस आई ग्रुप प्लस आई ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों? तो माइनस आई ग्रुप वो होते हैं जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, और प्लस आई ग्रुप वो होते हैं जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? सर यहाँ पर सब शेयरिंग हो रहा है ना, तो थोड़ा फुल होगा। थोड़ा अपनी तरफ फुल्ली वो पुल अपने कर रहा है। इलेक्ट्रॉन। फुल्ली नहीं ले रहा, फुल्ली लेता तो मैं कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव चार्ज हाँ। होता ना। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप समझ में आ गया सभी को? क्या होता है? यस सर। तो हर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप बच्चों, ये तो एक कार्बन से में, अगर लंबा कार्बन का चेन है तो ये ग्रुप क्या करते हैं, कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जो कर रहे हैं वो पूरे चेन में चालू हो जाता है विड्रॉल। इनके एक विड्रॉल इफेक्ट की वजह से पूरे चेन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होने लगते हैं। तो इस इफेक्ट को जब एक एटम के विड्रॉ होने से पूरे चेन में विड्रॉ होने वाला प्रोसेस चालू हो जाए, तो उस इफेक्ट को माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। और ट्रांसमिशन इफेक्ट इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज
स्टार्ट हुआ था एक से, लेकिन होने लगा पूरे चेन में ट्रांसमिट हो रहा है, इसके लिए इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं। सर ये वाला और एक बार समझो। एक बार अभी समझाया है कहाँ पे, सुन तो सही पहला। तो माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो माइनस आई ग्रुप की वजह से होता है। माइनस आई ग्रुप क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। तो जब भी तुम लोग एक मॉलिक्यूल बनाते हो बच्चों, जब एक कार्बन का लंबा चेन लिया है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, तो तुम लोग का जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस कार्बन से, राइट है? सही बात है बच्चों? सिर्फ पहले बॉन्ड पे सबका ध्यान हो। इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करने की वजह से नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। ये कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव आ गया है ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। ये कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन की भूख को मिटाने के लिए बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करने लगेगा, जिस तरह से नाइट्रोजन ने पुल किया था। लेकिन क्या लगता है बच्चों तुम लोग को, क्या उतने ही एफिशिएंसी से पुल कर पाएगा, उतने ही स्ट्रेंथ से पुल कर पाएगा जितना स्ट्रेंथ से नाइट्रो पुल किया था? नो सर। नहीं पुल करेगा। क्या सब लोग समझ पा रहे हो कार्बन क्यों पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन? यस सर। यूजुअली कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो पुल नहीं करना चाहिए, लेकिन कार्बन पे जो प्लस चार्ज आ गया है ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी का एहसास दिला रहा है। तो कार्बन अपनी कमी को कहाँ से पूरा करेगा? बॉन्ड से, बॉन्ड से पुल करके। लेकिन क्या उतना अच्छे से पुल कर पाएगा जितना नाइट्रो पुल कर रहा था? उतने अच्छे से नहीं पुल कर पाता है बच्चों। तो ये जो पार्शियल चार्ज था डेवलप इस पे, इसके आधे का भी आधा चार्ज ये डेवलप करवा पाएगा दूसरे कार्बन पे, और ये दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से पुल करने लगेगा। लेकिन तीसरे कार्बन पे इतना ज्यादा पुल नहीं हो पाएगा, पार्शियल का भी पार्शियल का भी पार्शियल चार्ज, आधे का भी आधे का आधा का, आधे के भी आधे के भी आधा का चार्ज मिल जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रही है बात बच्चों सभी को? तो इतना कम चार्ज डेवलप होने के बाद ये इफेक्ट 3 कार्बन के बाद दिखता ही नहीं है। तुम लोग देख रहे हो, इसने पुल किया, इसने इंडक्टिव इफेक्ट पूरे चेन में चालू करवा दिया। और कौन सा पुल करके करवाया? मतलब विड्रॉ करके करवाया, तो विड्रॉवल इफेक्ट क्योंकि चालू हो गया, इसके लिए इस इफेक्ट को हम लोग माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। क्या अब समझ में आ गई बात यस सर। Yes, sir. सारे बच्चों को? तो जब कभी भी तुम लोग कार्बन के चेन पे एक माइनस आई ग्रुप लगाते हो या फिर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सिर्फ एक ही कार्बन तक का नहीं, बाकी के भी पीछे 3 कार्बन तक का अपना विड्रॉल इफेक्ट शो करता है। ठीक है? और ये क्योंकि पूरे सीक्वेंस, पूरे मल्टीपल, पूरे जो भी कोवलेंट बॉन्ड लाइन में अरेंज है सब में चालू हो गया है, तो ये जो सब में सारे कोवलेंट बॉन्ड में नया सा इफेक्ट, विड्रॉल इफेक्ट स्टार्ट हो गया है, इसी इफेक्ट को माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। हमेशा याद रखना, माइनस आई ग्रुप ही माइनस आई इफेक्ट चालू करवाता है। और अलग अलग माइनस आई ग्रुप का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का। वो स्ट्रेंथ का ऑर्डर तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। सर ये CH3 का क्या होगा फिर? उस पे भी 4 टाइम्स आएगा ना, बट उसके पास और कोई चेन खत्म हो रहा है वापस, इसके लिए वो कुछ नहीं 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 करेगा? नहीं 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 नहीं, वो वीक हो गया चार्ज इतना ना कि लगभग उन लोग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है। मतलब ये डेल्टा सर डेल्टा इतना कम पॉजिटिव चार्ज है इस पे कि लगभग ना के बराबर है, तो इसके लिए इफेक्ट 3 कार्बन के बाद डिमिनिश हो जाता है। बोलो, कोई सर बोला, क्या बोल रहे थे? सर अगर एनोड अगर अगर एन की जगह हम लोग Cl लाते थे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट का, तो जो CH2 का जो हमारी लुईस एसिडिटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगा ना सर, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। बट तूने गलत बोला, Cl इज नॉट स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग। Cl तो देख कितना वीक है, दिख रहा है तू नाइट्रो हाँ से सर, कितना वीक है। मतलब उससे भी NOTC भी मतलब ज्यादा हाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, ग्रुप हम डालेंगे। तो इसकी पॉजिटिविटी और बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है बात? ओके मतलब सर। स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव हाँ चार्ज और बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब ज्यादा विड्रॉ करेगा तो ज्यादा यस। पॉजिटिविटी रहेगी, द थिंग इज दैट। ठीक है बच्चों, स्ट्रेंथ वही मैं बता रहा था कि जो माइनस आई ग्रुप है अलग अलग स्ट्रेंथ के होते हैं। ये स्ट्रेंथ ऑर्डर याद रखना ही पड़ेगा बच्चों, कोई और तरीका नहीं है, तुम लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है यहाँ पे? एनी ग्रुप विथ प्लस चार्ज ऑन इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे NF3, NR3 प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ करेगा ही ना, और बहुत पावरफुली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। उसके बाद आता है NO2, फिर SO2R, SO3H, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन साइनाइड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग होते हैं। फिर सारे हलाइड्स आ जाते हैं। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर अल्कोक्साइड, फिर असाइल ग्रुप, फिर अल्कोहल ग्रुप, फिर फिनाइल, फिर डबल बॉन्ड, और फिर एकदम बाद में हाइड्रोजन। तो समझ लो बॉर्डर लाइन है, वो तो विड्रॉ करेगा ही नहीं।
ठीक है, हाइड्रोजन हमारे लिए स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड मान के चलते हैं हाइड्रोजन को। और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है बच्चों, वही सेम इफेक्ट जो विड्रॉवल से हुआ था अगर डोनेट करके होता है। अगर कोई प्लस आई ग्रुप अगर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन को, तो ये कार्बन पे डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा और इस मैग्नीशियम पे डेल्टा प्लस चार्ज। सही बात है बच्चों, इसी बॉन्ड पे सभी का ध्यान हो। CH2Mg बॉन्ड पे देखो, CH2Mg बॉन्ड में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Mg की कार्बन? कार्बन। कार्बन कार्बन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन वो पुल करेगा और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप करवा लेगा। जबकि मैग्नीशियम के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाने की वजह से मैग्नीशियम पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। कार्बन के ऊपर क्योंकि माइनस चार्ज है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, कार्बन वो इलेक्ट्रॉन संभाल तो पा नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, दूसरे कार्बन पे डालने के लिए जाएगा, दूसरे कार्बन को डोनेट करेगा, बट उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा जितना एफिशिएंटली मैग्नीशियम कर रहा था। तो इसके लिए चार्ज जो है वो आधे का भी आधा हो जाएगा, और फिर ये दूसरे पे डालेगा जो कि आधे के भी आधे का आधा हो जाएगा। इतना कम हो गया है चार्ज कि अब वो नहीं जाए तो ही बेहतर है, नेग्लिजिबल हो गया है चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्लस आई ग्रुप ने जो मेरे चेन में ये जो इफेक्ट चालू कर दिया, ये जो इलेक्ट्रॉन देने का सिलसिला चालू कर दिया बच्चों, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। क्या बात समझ में आ रही है सभी को, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? यस सर। यस सर। तो ये हमेशा प्लस आई ग्रुप इनिशिएट करते हैं। ठीक है, प्लस आई ग्रुप का भी अलग अलग डोनेटिंग स्ट्रेंथ होता है। याद रखना बच्चों, जिस तरह से पॉजिटिव ग्रुप इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से विड्रॉ कर सकते हैं, वैसे ही नेगेटिवली चार्ज ग्रुप बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास है बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, तभी तो नेगेटिव है, और इसके लिए फास्टर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ग्रुप दिख रहा है, सबसे फास्टर डोनेट कर रहा है NH2, फिर O, फिर सारे अल्काइल ग्रुप। याद रखना बच्चों, आई रिपीट, सारे अल्काइल ग्रुप बहुत अच्छे प्लस आई ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? ध्यान से एक बार टाइम लगा के देख लो ये टॉपिक, उसके बाद मैं कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करूंगा। ऑर्डर देख लो और ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है वो देख लो। समझ में आ जाए तो बताना मुझको, हाथ रेस करके बता सकते हो तुम लोग। सर इसमें CH3 के पास तो पॉजिटिव चार्ज है। किसके पास? CH3। ये वाले CH3 के पास, ये वाले CH3 के पास, ये मैंने पॉजिटिव ऐसे ही डाल दिया यार, मिथाइल ग्रुप है वो, सिर्फ ग्रुप है वो। 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, ऐसा पूछा हुआ है। 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप मतलब टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, मतलब वो अल्काइल ग्रुप जो 3 कार्बन से जुड़े हैं, जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल। याद आ रहा है भाई, टर्शियरी ब्यूटाइल नॉमेनक्लेचर में बहुत पढ़ा है इसको हमने तो। टू डिग्री मतलब सेकेंडरी। इस टेबल में Mg नहीं है, तो मेटल बताने की जरूरत है क्या टेबल में कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं? हम तो जानते हैं ना मेटल का मतलब, मेटल सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। सही बात है तनिष, ये तो पहले से पता होता है। डी क्या है? डी इज ड्यूटेरियम, डी इज हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम। ठीक है, डी फॉर ड्यूटेरियम। तो लिख दो ना, +2 होता है ना? क्या क्या +2 क्या +2 होता है? ड्यूटेरियम बोल रहे हो? डी इज ड्यूटेरियम, सिंबल होता है ना ड्यूटेरियम का डी से। हाँ सर, उसका मैं वो चार्ज बता रहा हूँ। डी पे +2 चार्ज नहीं, डी में 2 प्रोटॉन होते हैं। आई मीन 2 प्रोटॉन में एक sorry। प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होते हैं। डी में एक ही प्रोटॉन होता है, लेकिन एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन होते हैं। डी का एटॉमिक मास नंबर 2 होता है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास नंबर 2 होता है। देख लो बच्चों, समझ में आ गया ऑर्डर सभी को? सारी चीजें समझ में आ गई, याद यस हो गई? सर। चलो बच्चों, जब समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग फीचर देखते हैं। जो जो अभी तक पढ़ा हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, उसको समराइज करते हैं। चलो,
पहली बात तो ये हमने जान लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ये बात याद रखना है। मतलब ये जब तक मॉलिक्यूल बने रहेंगे, जब तक वो सिग्मा बॉन्ड बने रहेगा तब तक उनके ऊपर चार्ज का सेपरेशन हो रहा रहेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो रहे हैं, चार्ज डेवलप हो रहा है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हो रहा है और थोड़ी देर के बाद मॉलिक्यूल नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता बच्चों। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का इलेक्ट्रॉन हो रहा है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो परमानेंटली हो रहा है। जब तक वो बॉन्ड है तब तक डिस्प्लेस फॉर्म में ही रहेगा। दूसरी बात ये कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये एक जगह तक सीमित नहीं होता बच्चों, एक बॉन्ड तक ही सिर्फ पोलराइजेशन नहीं होता, अप टू 3 कार्बन, तुम लोगों ने देखा अभी ऊपर 3 कार्बन तक का ट्रांसमिट हो जा रहा था, हो रहा था कि नहीं? देखो ऊपर ऊपर देखा था ना, Yes. ठीक है। तो एक बॉन्ड तक का कंफाइंड नहीं रहता ये 3 कार्बन तक का चले जाता है बच्चों। इट ब्रिंग्स चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, also affects the rate of reaction. Obviously, because of the inductive effect, polarity is developing. पोलैरिटी जनरेट हो रहा है, तो बच्चों पोलैरिटी अगर बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो पोलैरिटी की वजह से बढ़ जाएगी ना, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। ऑल्सो इंडक्टिव इफेक्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, सो इट ऑल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गई बात? ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो पोलराइजेशन हो रहा है उसके वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी पे भी असर पड़ता है और केमिकल प्रॉपर्टी पे भी असर पड़ता है, ठीक है। जो चार्ज डेवलप हो रहे हैं उसके वजह से सॉल्युबिलिटी वगैरह, डेंसिटी वगैरह, ये सारी चीजों पे असर पड़ता है और केमिकल रिएक्शन पे भी असर पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज हमने देख लिया। याद रखना बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट में CH बॉन्ड को स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उतने तक का, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 होती है, हाइड्रोजन की 2.2 होती है। तो इतने का अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है तो कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा का डिफरेंस है तो डिपेंडिंग अपॉन कि सामने वाला कम है कि ज्यादा है, उसके बेसिस पे चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? स्टैंडर्ड लेने का मतलब क्या है? CH को हम लोग स्टैंडर्ड बॉन्ड लेके चलते हैं, अगर इतना ही बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो उस पर कोई पोलैरिटी नहीं होगी, लेकिन अगर ज्यादा डिफरेंस है तो पोलैरिटी डेवलप होगी। समझ में आ रही है बात? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो ही पोलैरिटी डेवलप होगी। इंडक्टिव इफेक्ट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस। तुम लोगों ने अभी जस्ट देखा बच्चों, जो इंडक्टिव इफेक्ट जो था वो जैसे से डिस्टेंस बढ़ रहा था वीक हो रहा था कि नहीं? देखो पास में था तो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट अराइज हुआ, लेकिन जैसे से मैं दूर जा रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट वीक होते जा रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 कार्बन के बाद तो इतना वीक हो गया है कि वो दिख भी नहीं रहा, चौथे कार्बन पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? तो विथ डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो धीरे धीरे वीक होते चले जाता है। क्लियर होगी बात सभी को? यस। जिन बच्चों को क्लियर होगी प्लीज हैंड रेज करके बताओ बच्चों। यस, बहुत बढ़िया। बट ठीक है, सारे बच्चे होते तो क्या ही बात होती फिर तो, लेकिन इतने भी किए हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों। समझना है, जो लोगों को नहीं समझ में आया वो पूछना है भाई, क्योंकि तुम लोग अपना नॉलेज फिर अपने ही इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तुम लोग पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो पता कैसे चलेगा क्या चीज वीक है तुम लोग की, ठीक है। चलो यस, चलो बच्चों, ये इंडक्टिव इफेक्ट इतना पढ़ लिया, ये इंडक्टिव इफेक्ट को कहाँ पे यूज करते हैं वो देखते हैं बच्चों। इंडक्टिव इफेक्ट का क्या एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में? ये इफेक्ट चार्ज डेवलप करने के अलावा और क्या क्या चीजें बताता है? तो इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कर सकते हो बच्चों तुम लोग टू कैलकुलेट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से ही पता चल जाता है ये एसिडिक इन नेचर है। तो ये अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, आर अलग अलग होगा, तो अलग अलग आर ग्रुप के लिए अलग अलग एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी सबसे ज्यादा है और कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी सबसे कम है, ये तुम लोग बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन उसके पहले जानना पड़ेगा तुम लोगों को कि एक एसिड क्या होता है और एक बेस क्या होता है।
बच्चों एज पर द लुइस एसिड बेस थ्योरी, एक एसिड प्रोटॉन डोनर होता है। मतलब कोई भी चीज जो H+ डोनेट करे उसे एसिड बोलते हैं। बाय दैट डेफिनेशन कार्बोक्सिलिक एसिड कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज एसिड। They can be also proven as acid because carboxylic acid can donate proton. बट बच्चों मेरे को एक बात बताओ, हमारे पास दो एसिड है, HA और HB। HA ने अपना प्रोटॉन दिया, H+ लूज कर दिया। H+ को बाय द वे प्रोटॉन बोलते हैं, याद रखना है, H+ इज प्रोटॉन। तो H+ ने अपना प्रोटॉन दिया और A- बना लिया, और बी ने भी HB ने अपना प्रोटॉन दिया और B- बना लिया। समझ में आई बात? A- बन गया और B- बन गया, दोनों प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं। लेकिन बच्चों ये जो B- बना है ये बहुत अनस्टेबल बन गया है, ये कम स्टेबल है एज कंपेयर टू A-। तो मेरे को बता सकते हो अच्छा एसिड कौन है? HA अच्छा एसिड है कि HB अच्छा एसिड है? एच ए HA अच्छा एसिड है। ऐसा तुम लोग क्यों बोले? क्योंकि वो स्टेबल स्टेबल है है। डोनेट करने बाद भी। डोनेट करने के बाद भी जो A- बन रहा है वो स्टेबल रह पा रहा है। मतलब जो डोनेट करने के बाद जो साथ में आयन बनता है उसका स्टेबल रहना बहुत जरूरी है अच्छा एसिड होने के लिए। अगर ये जो साथ में आयन बन रहा है वो अगर स्टेबल नहीं है तो वो अच्छा एसिड नहीं है। क्यों अच्छा एसिड नहीं है? क्योंकि अगर ये स्टेबल ही नहीं है, जैसे बी वाला सीन था, अगर ये स्टेबल ही नहीं है तो ये H+ को फ्री छोड़ेगा ही नहीं, उसको वापस से कंबाइन करके वापस से HB में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोटॉन डोनेट करने का काम कर रहा है क्या? वो प्रोटॉन डोनेट करने का काम कर रहा है क्या? B-, थोड़ी देर के लिए कर रहा है लेकिन अनस्टेबल है तो H+ को वापस से ले लेगा, तो प्रोटॉन डोनर तो हुआ ही नहीं। अच्छा प्रोटॉन डोनर नहीं तो अच्छा एसिड नहीं। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों कहने का मतलब वही लॉजिक यहाँ पे लगा लो, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर H+ डोनेट कर रहा है तो साथ में जो आयन बन रहा है उसका स्टेबल, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा एसिड, और जितना कम स्टेबल होगा तो उतना खराब एसिड। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अच्छा एसिड होने के लिए जो साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड के आयनाइजेशन के बाद H+ लूज करने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है उसका स्टेबल होना बहुत जरूरी है। और इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? कंप्लीटली इस नेगेटिव चार्ज पे डिपेंड करती है। जितना कम नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा एसिडिटी। क्या बात समझ में आ गई सभी को? समझ में आ रही है बात? ये अनस्टेबल क्यों है कार्बोक्सिलेट आयन? ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ही तो अनस्टेबल है ना। अगर मैं किसी तरह से इसका नेगेटिव चार्ज कम कर दूं तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी अगर इसकी बढ़ी तो मतलब ये ज्यादा H+ को फ्री स्टेट में रखेगा और एसिडिटी अच्छी शो करेगा। समझ में आ रही है बात बच्चों सभी को? ये यस, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई वो अपना यस सिर्फ सर। हाथ रेस करे, सिर्फ जिन बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई। यस, वेरी गुड। यस, अंधेरी वालों को समझ में आ रही है ये बात? Yes, sir. व्हाट अबाउट ओम, नितिन तिवारी, सोहेल, बाकी के बच्चों का क्या हो रहा है भाई? विशाल को समझ में आ रही है बात? भाई बोलो भाई, समझ में आ रही है तो हाथ रेस करो या फिर बोलो। सर ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर है ना यहाँ पर रिएक्शन में, लोन पैर क्यों दे रहा है? वो हाइड्रोजन। तेरे को जो एक्सप्लेन किया वो समझा क्या? हाँ हाँ वो समझा सर, ये मेरे को समझ। हाँ ये ऑक्सीजन जब न्यूट्रल ऑक्सीजन होता है तो हर वक्त उसके पास दो लोन पैर होते ही है। ऑक्सीजन फैमिली में हर वक्त ऑक्सीजन के पास दो लोन पैर होते हैं, और ये बॉन्ड टूटने के बाद एक लोन पैर आ रहा है उसके पास। हाँ, तो इसके नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। नेगेटिव चार्ज इस वजह से डेवलप हो गया, और यही नेगेटिव को तू जो अगर बैलेंस कर लेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जितना ज्यादा तेरा स्टेबल होगा कार्बोक्सिलेट आयन उतना अच्छा एसिडिटी होगी तेरे कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब तेरे को सिर्फ ये ऐसे ग्रुप लगाने हैं इसको जो इसके नेगेटिव चार्ज को लगा दे, कम कर दे। तो नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? एक विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए कि रिलीजिंग ग्रुप चाहिए? बताओ जरा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चाहिए?
विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। जबकि रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देके नेगेटिव चार्ज और बढ़ा देगा। तो इंडक्ट माइनस आई ग्रुप जो होंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, वो कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करेंगे। वेरेस जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, रिलीज करने वाले, वो इस पे और नेगेटिव बढ़ाएंगे। एक तो ऑलरेडी वो नेगेटिव से परेशान है, और ज्यादा नेगेटिव देके उसको परेशान करेंगे। ठीक है, और ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा, मतलब बेसिसिटी कम होगी। तो देख सकते हो वही सारी चीजें लिख रखी है मैंने यहाँ पे। एसिडिटी विल इंक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग. When my electron donating group is strong, then the acidity will decrease, because electron donating group destabilizes the carboxylate ion, whereas electron withdrawing group stabilizes the carboxylate ion. जैसे कि तुम लोग एग्जांपल देख सकते हो बच्चों, ये एसिटिक एसिड है, इसको मैंने एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया, और वही एसिटिक एसिड को दूसरे जगह पे मैंने क्लोरीन लगा दिया। तो क्लोरीन की एसिडिटी ज्यादा हो जा रही है, क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक विड्रॉइंग ग्रुप है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो विड्रॉ करेगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव जनरेट करेगा, और ये बाजू वाले से विड्रॉ करके डेल्टा पॉजिटिव जनरेट करेगा, और ये फ्यूचर में जो इसका कार्बोक्सिलेट आयन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर H+ निकल जाता है तो उसको भी स्टेबलाइज कर लेगा, क्योंकि ये विड्रॉ कर रहा है। तो क्योंकि ये स्टेबल कर रहा है ऑक्सीजन को, तो H+ आसानी से रिलीज हो सकता है। वेरस यहाँ पे देखो तुम लोग क्या लगा रखा है मैंने, CH3 जो कार्बन की तरफ को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और ये कार्बन इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अगर ये H+ में हटा दूं, तो जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, वो नेगेटिव चार्ज और बढ़ा रहा है ये CH3, क्योंकि ये CH3 डोनेटिंग ग्रुप है, इस वजह से। तो बढ़ने की वजह से ये कार्बोक्सिलेट आयन जो H+ जाने के बाद बनने वाला है, वो कम स्टेबल बनेगा, और क्योंकि कम स्टेबल बनेगा, इसके लिए एसिडिटी जो होगी कम होगी। समझ में आ रही है बात? तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा H+ जाने के बाद, उसको स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे कम से कम स्टेबलाइज नहीं हो रहा, तो ज्यादा डिस्टेबलाइज भी नहीं हो रहा है, तो सेकंड ये आएगा। जबकि यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है क्लियरली, एक एक्स्ट्रा अल्काइल ग्रुप जो है डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो ऑर्डर क्या होगा एसिडिटी का? सबसे ज्यादा एसिडिक तीनों में कौन सा होना चाहिए? ये क्लोरीन वाला, फिर ये सेकंड वाला, और फिर जो अनस्टेबल कर रहा है वो वाला। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? अंधेरी वाले बच्चों को समझ में आ गई ये बात? Yes, sir. यस तो सर। इसके लिए हम लोग इस तरह से गेस कर सकते हैं। ऐसे ही तुम लोग अगर एक और एग्जांपल देखो, ये देखो एक और एग्जांपल, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी -I ग्रुप है, और ये भी -I ग्रुप है। बट बच्चों अगर तुम लोग को ऑर्डर में दिखाऊं, तो नाइट्रो स्ट्रॉन्गर -I ग्रुप है। देखो नाइट्रो का -I इफेक्ट ज्यादा है, और इसका -I इफेक्ट थोड़ा कम है। तो साइनो ज्यादा विड्रॉ करेगा कि नाइट्रो ज्यादा विड्रॉ करेगा? बताओ। नाइट्रो। Nitro. नाइट्रो ज्यादा विड्रॉ करेगा, मतलब जो कार्बोक्सिलेट आयन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होने वाला है H+ जाने के बाद, उसको नाइट्रो ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है विड्रॉ करके, उसके इलेक्ट्रॉन को पुल करके। वैसे साइनो भी स्टेबलाइज करेगा, लेकिन कम स्टेबलाइज करेगा, और इसमें तो कोई स्टेबलाइज करने वाला ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी बच्चों? सेकंड वाले की। 2 फिर किसकी होगी? 1 1 की। और फिर किसकी होगी? 3। थर्ड वाले की। समझ में आ रही है ऑर्डर? 2 3 2 1 3 ये ऑर्डर हो जाती है। ऐसे ही तुम लोग देखो, यस सर, समझ रहे हैं। ये प्रॉब्लम देखो, ये वाले में, इसमें 3 विड्रॉइंग ग्रुप है, तीनों फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज विड्रॉइंग ग्रुप। तुम लोग देखो यहाँ पे फ्लोरीन जो है फर्स्ट वाले में बीच वाले कार्बन पे लगा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाजू में लगा है, और यहाँ पे एकदम एंड पे हाँ लगा सर, है। तो तुम लोग स्टेबिलिटी देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाँ डिस्टेंस, डिस्टेंस वो वाला जितना, यूज करेंगे। हाँ यस, जितना पास में लगे रहेगा उतना ज्यादा पावरफुली अप पुल करेगा अपनी तरफ, और ज्यादा स्टेबलाइज Yes, करेगा sir. नेगेटिव चार्ज को। तो इसके लिए सबसे ज्यादा एसिडिक इसको होना चाहिए, फिर इसको होना चाहिए, और सबसे बाद में इसको होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। 3 प्रॉब्लम देख ले, एक और प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों हम लोग। ये देखो यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं बच्चों। देखो यहाँ पे 3 कार्बन का चेन यहाँ पे भी है, 3 कार्बन का चेन यहाँ पे भी कॉमन है, 3 कार्बन का चेन यहाँ पे भी। तो देखो इसमें क्या किया है मैंने, CH3 जो कि डोनेटिंग ग्रुप है, सबसे पास में लगा रखा है।
यहाँ पे दूसरे कार्बन पे लगा रखा है, यहाँ पे तीसरे कार्बन पे लगा रखा है। डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है बच्चों, एसिडिटी डिक्रीज करता है। तो अगर तुम लोग देखोगे जितना पास में रहेगा उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये सबसे कम एसिडिक होना चाहिए क्योंकि ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे सबसे कम डिस्टेबलाइजेशन होगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, और यहाँ पे मॉडरेटली डिस्टेबलाइजेशन होगा तो सबसे ज्यादा सेकेंड मॉडरेटली एसिडिक ये होगा। समझ में आ रही है बात बच्चों सभी को? तो एसिडिटी जो होती है वो -i के डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन +i के डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसे कुछ और भी प्रॉब्लम है बच्चों जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, रीजॉइन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आगे का चीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, रेजोनेंस इफेक्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या बात समझ में आ गई सभी को? सर यहाँ पर आपने उल्टा क्यों, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i ग्रुप है ना हाँ, एसिडिटी। एसिडिटी अगर डिस्टेंस का इफेक्ट है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो अच्छी हाँ। बात होती है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके नोट्स दे देता हूँ मैं नेक्स्ट, तब तक के लिए